इस वीडियो में 2022-23 का जो जवाहर उत्कर्ष का पेपर है उसके प्रश्नों को जो है हम हल करेंगे। ओके, जो छात्र का नाम होता है उसे जो है यहाँ पास भरना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पास रोल नंबर को अंकों में भरना है और यहाँ पास जो है शब्दों में। ठीक है, यहाँ पास जो है परीक्षा केंद्र का नाम जो है भरना होता है और यहाँ पास परीक्षा का दिनांक को भरना होता है और यहाँ पास जो है ऊपर में छात्र छात्रा का हस्ताक्षर करना होता है। ठीक है, आपका एग्जाम जो है 2 घंटे का होता है, 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक होता है। ठीक, तो चलिए अब जो है इनके प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए 2022-23 का पहला है हिंदी का पेपर है। ओके, इसका पहला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्व है। ओके, तो आपको याद रखना है हमारे भारत में 2 राष्ट्रीय पर्व है। पहला होता है 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस और दूसरा होता है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। ओके, तो पहला ऑप्शन है दीपावली, दूसरा है दशहरा, तीसरा है 15 अगस्त और चौथा है क्रिसमस। सही आंसर होगा 15 अगस्त। ठीक है, तो हमारे भारत में 2 राष्ट्रीय पर्व होते हैं। दूसरा देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखो। पहला है जो कभी ना मरे, तो जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अमर। ठीक है, तो आपको याद रखना है उसे कहते हैं अमर। जिसके माता पिता कोई ना हो उसे कहा जाता है अनाथ। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रश्न। तीसरा प्रश्न है मुहावरा देखिए, आंखों का तारा का अर्थ है। पहला ऑप्शन है आंख में तारा होना, दूसरा है आंखों को खटकने वाला, तीसरा है बहुत प्यारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंखों का तारा का अर्थ क्या होता है? तो आंखों का तारा का अर्थ होता है बहुत प्यारा। क्या होता है? बहुत प्यारा को जो है आंखों का तारा कहते हैं। सही आंसर है बहुत प्यारा। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों को छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखें। ओके, तो यहाँ पास 2 शब्द दिए गए हैं, इनका हमें छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखना है। पहला है टमाटर, तो टमाटर को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो याद रखना टमाटर को छत्तीसगढ़ी में पताल कहते हैं। क्या कहते हैं? पताल। ओके, दूसरा है कुत्ता, कुत्ता को जो है छत्तीसगढ़ी में कुकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? कुकुर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इन शब्दों का शुद्ध रूप में लिखिए। ओके, ये चारों की चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको इसका अभ्यास करना है लिख लिख के। तो देखिए अच्छा, अच्छा को इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, अच्छा को इस प्रकार से लिखा जाता है आ अध चा और बड़े छा। ओके, दूसरा है पत्थर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखाया? पत्थर लिखाया। पत्थर ऐसे नहीं लिखा जाता, पत्थर को पा फिर आधा ता फिर था फिर रा, इस प्रकार से जो है पत्थर को लिखा जाता है। यहाँ देखिए गड्ढा, यहाँ पर गड्ढा लिखा है। क्या लिखा है? गड्ढा। गड्ढा से नहीं लिखते, गड्ढा को ऐसे लिखा जाता है गा, ये वाला आधा डा रहता है फिर ये ढा। ठीक है, यहाँ लिखा है युद्ध। ठीक है, तो युद्ध को लिखा जाता है ऐसे यू आधा दा फिर आधा धा फिर दा। ठीक है, तो युद्ध को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इन चारों वाक्यों को ध्यान में रखेंगे, इसका शुद्ध रूप ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए छठवां क्वेश्चन, कोशिश करने वाले की खाली स्थान नहीं होती। तो याद रखना कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, ये जो है कविता का एक पंक्ति है। ठीक है, कोशिश करने वाले की खाली स्थान नहीं होती। पहला है इज्जत, दूसरा है जीत, तीसरा है लड़ाई, चौथे है हार। सही आंसर क्या है? हार। सातवां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न हर साल पूछा ही जाता है। पहला है मैनपाट, दूसरा है सोना खान, तीसरा है रामगढ़, चौथा है किंदई। सही आंसर है मैनपाट। अव्वल का समानार्थी शब्द है। अव्वल यानी क्या होता है? प्रथम। हम बोलते हैं ना कि वो लड़का जो है क्लास में अव्वल आया है, मतलब क्या? प्रथम। पहला ऑप्शन है प्रथम, जो कि क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय, चौथा है चतुर्थ। सही आंसर है प्रथम। नौवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के एक शब्द लिखें। ओके, पहला है वर्ष में एक बार होने वाला, तो जो वर्ष में एक बार होता है उसे कहा जाता है वार्षिक। ठीक है, जैसे कि आपका वर्ष में जो लास्ट एग्जाम होता है उसे क्या कहते हैं? वार्षिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्ष में एक बार होता है, तो सही आंसर होगा वार्षिक। जिसका अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं? अनंत। 10वां क्वेश्चन देखिए, बस्तर छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है? पहला है पूर्व में, दूसरा है पश्चिम में, तीसरा है उत्तर में, चौथा है दक्षिण में। सही आंसर आएगा दक्षिण में। बस्तर छत्तीसगढ़ के किस भाग में है? तो बस्तर छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में है। 11वां देखिए, पंछी को छाया नहीं फल लागत अति दूर किस वृक्ष के लिए कहा गया है? पहला है नारियल के लिए, दूसरा है खजूर के लिए, तीसरा है साल के लिए, चौथा है चीड़ के लिए। सही आंसर है खजूर के लिए।
ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ओके, 12वां क्वेश्चन देखिए, देवभोग हीरे की खान स्थित है। पहला है कर्नाटक में, दूसरा है छत्तीसगढ़ में, तीसरा है तमिलनाडु में, चौथा है मध्य प्रदेश में। सही आंसर आएगा छत्तीसगढ़ में। देवभोग हीरे की खान कहाँ है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ में है। ओके, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए 13वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक एक वाक्य लिखो। पहला, जो संगीत का ज्ञाता हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम संगीतज्ञ कहेंगे। ओके, दूसरा है जो शाक का आहार करता हो, यानी कि जो मांस नहीं खाता, उसे कहते हैं शाकाहारी। अब 14वां क्वेश्चन देखिए, का वर्ग के मुहावरों का सही अर्थ खा वर्ग से छांट कर सही जोड़ी बनाओ। ओके, आपके एग्जाम में जो है उत्तर को यहाँ आगे में जो है लिखना होता है। ठीक है, तो आप एग्जाम में उत्तर को यहाँ आगे में लिखेंगे, मैं यहाँ पर सही जोड़ी बना रहा हूँ। तो पहला है चैन की नींद सोना। ओके, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो चैन की नींद सोना का अर्थ होता है निश्चित रहना। क्या आएगा, निश्चित रहना। तो आपको जो है इसका आंसर को यहाँ आगे में लिखना होगा। ठीक है, मैदान छोड़कर भागना, इसका मतलब होता है डर कर भाग जाना। क्या होता है, डर कर भाग जाना को कहते हैं मैदान छोड़कर भागना। आपको यहाँ पर जो है लिखना होगा डर कर भाग जाना। तीसरा है खाली हाथ लौटना, यानी कि असफल होना। ठीक है, असफल होना को कहते हैं खाली हाथ लौटना। ओके, चौथा है जय जयकार होना, इसका मतलब है यश मिलना। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। ओके, अब देखिए 15वां क्वेश्चन, इनमें से अनुपयुक्त को अलग निकालो, यानी कि जो सही नहीं है उसे अलग निकालना है। सड़क जोड़ती है, पहला है गांव से गांव को, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है गांव से शहर को, ये भी बिल्कुल सही है। शहर से शहर को, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है शहर से आकाश को, तो जो सड़क है वो शहर से आकाश को नहीं जोड़ती, यानी कि अनुपयुक्त कौन सा होगा, शहर से आकाश को। 6वां क्वेश्चन देखिए, पत्र लेखन में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द कौन सा है। पहला है प्रिय, दूसरा है श्रद्धेय, तीसरा है चिरंजीवी, चौथा है आयुष्मान। तो सही शब्द क्या है, श्रद्धेय। हम जो है पत्र लेखन में बड़े के लिए श्रद्धेय शब्द का उपयोग करते हैं। ओके, 6वां देखिए, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। उपसर्ग यानी होता है किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि ये शब्द है क्रय, तो क्रय के पहले हम कौन सा शब्द लगाएंगे, वो होगा उपसर्ग। ओके, तो क्रय से पहले हमें ऐसे शब्दों का उपयोग करना है जिससे कि इसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो पहला ऑप्शन है अन, तो ये होगा अनक्रय, जो कि गलत होगा। दूसरा है आक्रय, ये भी गलत है। तीसरा है प्राक्रय, ये भी गलत होगा। चौथा है वी से होगा विक्रय। विक्रय यानी क्या होगा, क्रय का उल्टा होता है विक्रय। क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब होता है बेचना। तो सही क्या होगा, वी, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए 18वां प्रश्न, कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है। ओके, पूर्ण भूतकाल का है, तो भूतकाल की कौन सा वाक्य है, देखिए पहला है वह काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, काम जो है वो कर रही है अभी। ओके, काम कर रही थी। ठीक है, ये क्या है, पूर्ण भूतकाल नहीं है। पूर्ण मतलब कि काम जो है हो चुका होगा, उसको बोलेंगे भूतकाल, उसको बोलेंगे पूर्ण भूतकाल। दूसरा है वह काम कर चुकी थी। ओके, तीसरा है वह काम कर सकती थी। चौथा है वह काम कर चुकी। तो पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या होगा, जिसमें कुछ भी चीज जो है वो पूर्ण हो चुका होगा उसे कहेंगे पूर्ण भूतकाल। तो वह काम कर चुकी थी, ये वाक्य क्या होगा, ये वाक्य जो है पूर्ण भूतकाल का वाक्य होगा, क्योंकि इसमें काम जो है क्या है, पूरा हो चुका है। ओके, तो ये होगा पूर्ण भूतकाल। 19वां देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह को पहचानो। इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, ये सा वाला जो है ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, पहला है गाय। गाय मतलब क्या है, ये जो है पूरे गाय जाति को जो है संबोधित करता है, तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। वैसी पहाड़ जो है, जितने भी पहाड़ होते हैं, ये पहाड़ जो है सभी को संबोधित करता है, तो भी पहाड़ जो है ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तीसरा है आम। आम जो है सारे आमों को जो है संबोधित करता है, यानी कि जितने भी आम होंगे तो सारे आम को हम क्या कहेंगे, आम ही कहेंगे, है ना। तो ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की मतलब जब किसी विशेष के बारे में कहा जाए वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ देखिए सा में है यमुना। यमुना जो है किसी एक नदी को जो है कहा जा रहा है यमुना। ठीक है, यानी कि हम जो है किसी एक नदी को ही कहेंगे यमुना। तो यमुना क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर नदी कहा जाएगा तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा।
लेकिन यहाँ पास यमुना बोला गया है जो कि किसी एक चीज को ही कहा जा रहा है, इसलिए क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब चलिए अंग्रेजी के प्रश्न को हल करते हैं। पहला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पास जो है सही स्पेलिंग को चुनना है। पहला है पैसेंजर्स, ओके। दूसरा है, देखिए यहाँ पर सही स्पेलिंग कौन सा है तो मैं बता देता हूँ। इसमें से सही स्पेलिंग है PASSENGERS, पैसेंजर्स, ठीक है। ये जो है बिल्कुल सही स्पेलिंग है, तो आपको जो है स्पेलिंग पता होना चाहिए। पैसेंजर से मतलब होते हैं यात्री, क्या होते हैं, यात्री, ठीक। दूसरा है प्लूरल नंबर ऑफ टूथ। ये जो टूथ है, टूथ यानी होता है दांत, इसका बहुवचन क्या होगा, ओके। तो याद रखना टूथ का बहुवचन होता है टीथ, क्या होता है, TEETH, ये आपको याद रखना पड़ेगा। टूथ का बहुवचन होगा टीथ। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। वी कैन सी वाइल्ड एनिमल क्लोजली एट द, इसका मतलब है कि हम जंगली जानवरों को कहाँ पास से देख सकते हैं, नजदीक से कहाँ जंगली जानवर को देखा जा सकता है, ओके। पहला ऑप्शन है जू यानी कि चिड़ियाघर, बी है स्कूल यानी कि स्कूल, तीसरा है हाउस यानी कि घर, चौथा है रेलवे स्टेशन यानी कि रेलवे प्लेटफॉर्म। सही आंसर क्या है, जू। हम जो है जंगली जानवर को कहाँ पास से देख सकते हैं, तो जू में जो है हम जंगली जानवर को पास से देख सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान स्कूल एट 9:45 AM, यानी कि खालिस्तान 9:45 को स्कूल खालिस्तान, ठीक है। तो क्या आएगा, 9:45 को हम स्कूल क्या करते हैं, खालिस्तान करते हैं। पहला ऑप्शन है स्विम टू यानी कि तैरते हैं, दूसरा है गो टू यानी कि जाते हैं, तीसरा है स्टडी टू यानी कि पढ़ते हैं, चौथा है जंप टू यानी कि जंप करते हैं। तो सही आंसर क्या आएगा, गो टू, यानी कि 9:45 को हम स्कूल जाते हैं। सही आंसर क्या आएगा, गो टू, ऑप्शन नंबर बी, ये सही आंसर है। इसे आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा देखिए, आई एम वेजिटेरियन आई डोंट ईट, मैं शाकाहारी हूं, मैं नहीं खाता। पहला है सलाद, सलाद जानते हो क्या होती है। दूसरा है साल्ट, साल्ट यानी होता है नमक। तीसरा है मीट, मीट यानी होता है मांस। चौथा है राइस, राइस यानी होता है चावल। तो सही आंसर क्या आएगा, मीट, ठीक है। तो आई एम वेजिटेरियन आई डोंट ईट मीट, मैं शाकाहारी हूं, मैं मांस नहीं खाता, ओके। छठवां क्वेश्चन देखिए, हु ड्राइव्स द बस, बस को कौन चलाता है। पहला है कंडक्टर, दूसरा है टेलर, तीसरा है ड्राइवर, चौथा है टीचर। तो बस को कौन कौन चलाता है, ड्राइव यानी कि उसे चलाना, तो बस को चलाता है उसे कहते हैं ड्राइवर, क्या कहते हैं, ड्राइवर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सातवां क्वेश्चन देखिए, मार्च इज द खालिस्तान मंथ ऑफ द ईयर, मार्च जो है वर्ष का कौन सा महीना होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको सारे महीनों के नाम याद होना चाहिए लाइन से, ओके। तो मार्च जो है वर्ष का कौन सा महीना होता है। पहला ऑप्शन है थर्ड, थर्ड यानी कि तीसरा, फर्स्ट यानी कि पहला, फोर्थ यानी कि चौथा, और सेकेंड यानी कि दूसरा। सही आंसर है थर्ड यानी कि तीसरा। मार्च जो है महीना का, सॉरी वर्ष का तीसरा माह होता है। आठवां क्वेश्चन देखिए, एड आर्टिकल ए या एन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए या एन का उपयोग करके इस आर्टिकल को भरना है, इस खालिस्तान को भरना है। पहला देखिए खालिस्तान ऑल, तो जो ऑल है ये जो है किससे स्टार्ट हुआ है, तो ये जो है ओ से स्टार्ट हुआ है, और ओ जो है एक स्वर है, और स्वर से पहले एन का उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पास आएगा एन, ठीक। तो सही आंसर क्या होगा, एन। दूसरा है खालिस्तान फ्लावर, ठीक है। फ्लावर यानी होता है फूल, और यानी होता है उल्लू। तो फ्लावर जो है ये एफ से स्टार्ट हुआ है, ओके। और एफ जो है एक कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, तो व्यंजन से पहले जो है ए का उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ आएगा ए, ठीक है। नौवां क्वेश्चन देखिए, प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस इज, माउस यानी होता है चूहा, तो चूहा का बहुवचन क्या होगा, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। पहला है माउसेस, दूसरा है माइस, तीसरा है माउसेस, चौथा है नॉन ऑफ अबो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइस, ठीक है। तो माउस का बहुवचन होता है माइस, ठीक है, इसे याद रखेंगे, माइस यानी कि बहुत सारे चूहे। 10वां क्वेश्चन देखिए, रीअरेंज द लेटर टू मेक अ वर्ड, यहाँ पास ये जो लेटर दिया गया है इसे सही जमा करके एक सही वर्ड बनाना है। EPLOPE, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा प्यूपेल, PEOPLE, ठीक है। तो ये जो है इसका सही वर्ड होगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, आई वांटेड टू बाई सम खालिस्तान,
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई सालों से पूछे जा रहे हैं और इस साल भी पूछे जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है टॉयस, टॉयस यानी होता है खिलौने, इंक पॉट यानी दवात, कैट यानी बिल्ली, अम्ब्रेला। ठीक है, तो यहाँ पर सम यूज हुआ है, तो सम जो है जब हम काफी सारी चीजें खरीदते हैं उनके लिए सम का उपयोग किया जाता है, तो सही आंसर आएगा टॉयस। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारे टॉयस खरीदना है। ओके, 12वां क्वेश्चन देखिए, किंग ऑफ फ्रूट इज, ओके, यानी कि फलों का राजा किसे कहते हैं? पहला है बनाना, दूसरा है मैंगो, तीसरा है एप्पल, चौथा है ग्रेप्स। सही आंसर आएगा मैंगो। ठीक है, मैंगो यानी आम, आम को कहा जाता है फलों का राजा, किंग ऑफ फ्रूट्स। ओके, 13वां क्वेश्चन देखिए, द सन सेट्स इन द, सन जो है कहाँ अस्त होता है? पहला है ईस्ट, ईस्ट यानी होता है पूर्व, दूसरा है वेस्ट, वेस्ट यानी होता है पश्चिम, तीसरा है नॉर्थ, नॉर्थ यानी होता है उत्तर, चौथा है साउथ, साउथ यानी होता है दक्षिण। तो सूर्य कहाँ अस्त होता है? तो सूर्य जो है पश्चिम में अस्त होता है, वेस्ट में। कहाँ? वेस्ट में जो है सूर्य अस्त होता है। 14वां क्वेश्चन देखिए, द बर्ड्स लिव इन खालिस्तान, पक्षी कहाँ रहते हैं? पहला ऑप्शन है नेस्ट, नेस्ट यानी होता है घोंसला, दूसरा है वाटर यानी पानी, होल यानी कि गड्ढा, और यह हाइव। सही आंसर क्या है? नेस्ट, नेस्ट यानी क्या होता है? घोंसला। तो पक्षी कहाँ रहते हैं? पक्षी जो है नेस्ट में रहते हैं, घोंसला में रहते हैं। अब देखिए 13वां क्वेश्चन है, द सन सेट्स इन द, ओके, यानी कि सूर्य जो है कहाँ अस्त होता है? पहला ऑप्शन है ईस्ट, दूसरा है वेस्ट, तीसरा है नॉर्थ, चौथा है साउथ। ओके, ईस्ट यानी होता है पूर्व, वेस्ट यानी होता है पश्चिम, नॉर्थ यानी होता है उत्तर, और साउथ यानी होता है दक्षिण। तो सही आंसर होगा वेस्ट, वेस्ट यानी होता है पश्चिम। ठीक है, तो सूर्य कहाँ अस्त होता है? तो सूर्य जो है पश्चिम में अस्त होता है। 14वां क्वेश्चन देखिए, द बर्ड्स लिव इन खालिस्तान, पहला है नेस्ट, नेस्ट यानी होता है घोंसला, दूसरा है वाटर यानी होता है पानी, तीसरा है होल यानी होता है गड्ढा, चौथा है हाइव, हाइव यानी होता है खुरदुरा को बोलते हैं हाइव। ठीक है, तो सही आंसर आएगा नेस्ट, नेस्ट यानी होता है घोंसला। ओके, तो राइट आंसर इज नेस्ट। 15वां देखिए, नंबर ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं? वावेल्स यानी होता है स्वर, तो इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 3 और चौथा है 7। सही आंसर होगा 5। ठीक है, इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं इंग्लिश में। 16वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन, ओके, कॉमन नाउन का यानी कि जातिवाचक संज्ञा, ओके, यानी कि जो सब में कॉमन हो। पहला है राम, राम जो है क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें जो है किसी एक पर्सन को ही हम राम बोलेंगे। वैसी नर्मदा भी किसी एक आदमी को ही नर्मदा बोलेंगे, तो ये भी कॉमन नाउन नहीं होगा। फिर देखिए तीसरा है टीचर, टीचर जो है जितने भी टीचर होंगे इस दुनिया में हम सबको क्या बोलेंगे? टीचर ही बोलेंगे। ओके, तो टीचर क्या है? एक कॉमन नाउन है, क्योंकि चाहे महिला हो या पुरुष हो हम सबको क्या कहेंगे? टीचर को जो है टीचर ही कहेंगे। ओके, तो ये जो है एक कॉमन नाउन है, सही आंसर होगा टीचर। चौथा है आयरन, ये भी कॉमन नाउन नहीं है, सही आंसर क्या है? टीचर। 17वां क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग सी, हिज, हर, ही। ओके, पहला है दिस इज मोना खालिस्तान हेस अ डॉल। ओके, तो यहाँ पास आएगा सी। ठीक है, यह मोना है और इसके पास क्या है? डॉल है। तो यहाँ मोना है और मोना के लिए हम क्या यूज करेंगे? सी, क्योंकि मोना जो है एक लड़की है और लड़की के लिए जो है सी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ आएगा सी हेस अ डॉल, यानी कि यहाँ मोना है, इसके पास एक डॉल है। ओके, फिर खालिस्तान, डॉल इज वेरी टॉल, उसके पास जो डॉल है वो कैसे है? बड़ा है। ओके, तो उसके लिए आएगा हर, हर यानी कि उसकी डॉल कैसी है? बड़ी है। तो उसकी के लिए क्या उपयोग करेंगे हम? हर। तो लड़की के लिए जब हम उसकी उपयोग करते हैं तो जो है हर होता है। क्या होती है? हर। तो यहाँ आएगा हर। यहाँ देखिए दिस इज सोनू, यह सोनू है। दिस इज अ खालिस्तान बैट, यह उसका बैट है। ठीक है, तो लड़के के लिए जब हम उसका उपयोग करते हैं तो उसके लिए जो है हिस का उपयोग करते हैं। किसका? हिस का। तो यहाँ आएगा हिस, यह सोनू है, दिस इज हिस बैट, यानी कि यह जो है सोनू का बैट है। फिर खालिस्तान प्लेस विथ हिज बैट एंड बॉल एवरी डे, वह क्या करता है? हर दिन खेलता है बैट और बॉल से। ठीक है, तो कौन खेलता है? वह यानी कि सोनू। वह के लिए यहाँ पास ही का उपयोग करेंगे। लड़कों में वह के लिए ही का उपयोग करते हैं और लड़की में वह के लिए सी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पास आएगा ही।
अब 18वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट एनिमल, यानी कि इनमें से पालतू जानवर कौन सा है। पहला है लॉयन यानी कि शेर, दूसरा है टाइगर, टाइगर यानी कि बाघ, तीसरा है काऊ, काऊ यानी कि गाय, चौथा है एलिफेंट यानी कि हाथी। तो इनमें से पालतू जानवर कौन सा है, तो सही आंसर होगा काऊ। काऊ जो है एक पालतू जानवर है। ओके। 19वां क्वेश्चन देखिए, द रेमिंग वर्ड ऑफ बुक इज, यानी कि बुक के समान उच्चारण वाले शब्द कौन सा है। रेमिंग वर्ड यानी होता है कि इस वर्ड के समान उच्चारण वाले शब्द। तो देखिए बुक के समान उच्चारण वाले शब्द क्या होगा। पहला है क्लॉक, क्लॉक यानी कि घड़ी, दूसरा है वॉक, वॉक यानी चलना, तीसरा है टाक, टाक यानी बात करना, चौथा है कुक। तो हमें क्या करना है, रेमिंग वर्ड का पता लगाने के लिए हमें आखिरी का दो वर्ड को देखना है। इसके आखिरी में दो वर्ड क्या है, ओ और के। तो हमें ऐसे वर्ड खोजना है जिसके आखिरी में ये दो वर्ड हो, ओ और के। तो देखिए किसमें है, कुक में है। ठीक है, तो ये हुआ बुक, ये हुआ कुक। ठीक है, दोनों का उच्चारण जो है एक जैसे ही है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अब देखिए 20वां क्वेश्चन, हु कट्स आवर हेयर, यानी कि हमारे बाल कौन काटते हैं। पहला है पोस्टमैन यानी कि डाकिया, दूसरा है टेलर यानी कि दर्जी, तीसरा है कोबलर यानी कि मोची, चौथा है बार्बर यानी कि नाई। तो हमारे बाल कौन काटते हैं, तो हमारे बाल काटते हैं नाई यानी कि बार्बर। ठीक, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बार्बर। अब चलिए पर्यावरण के प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए पहला है, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई है। पहला है 1 दिसंबर 2020, दूसरा है 26 जनवरी 2005, तीसरा है 1 नवंबर 2000, चौथा है 15 अगस्त 1947। सही आंसर है 1 नवंबर 2000। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 में जो है छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। दूसरा देखिए, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है। पहला है जनगण मन, दूसरा है वंदे मातरम, तीसरा है जय हो, चौथा है अरपा पैरी के धार। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत बोला गया है ना, राष्ट्रीय गीत नहीं बोला है। क्या बोला है, राजकीय गीत। तो राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार। अगर राष्ट्रीय गीत बोलते तब आता वंदे मातरम, और अगर राष्ट्रीय गान बोलते तब आता जनगण मन। लेकिन यहाँ पास क्या बोला गया है, राजकीय गीत। तो राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार। ओके। तीसरा क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। पहला है डॉक्टर रमन सिंह, दूसरा है श्री भूपेश बघेल, तीसरा है अजीत जोगी, चौथा है श्री टी.एस. सिंहदेव। सही आंसर है श्री भूपेश बघेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल भी बिल्कुल पूछे जाएंगे। ओके, ये राजकीय गीत भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिए, हमारे राष्ट्रगान के रचयिता है। ओके, जो हमारे राष्ट्रगान है उनके रचयिता कौन है। पहला है डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, दूसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा है माखन लाल चतुर्वेदी। सही ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है सही आंसर है। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। पांचवा देखिए, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। पहला है धान का कटोरा, दूसरा है शक्कर का कटोरा, तीसरा है सीमेंट का कटोरा, चौथा है दाल का कटोरा। सही आंसर है धान का कटोरा। ठीक है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा। छठवां प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का दिमाग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है सीपीयू, दूसरा है माउस, तीसरा है प्रिंटर, चौथा है मॉनिटर। सही आंसर होगा सीपीयू। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। सही जोड़ी बनाइए, यहाँ पर जो है हमें सही जोड़ी बनाना है। तो देखिए महाराष्ट्र दिया गया है, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या होगा, मुंबई। ठीक है, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, तो आपको मुंबई जो है यहाँ पास लिखना होगा इस खाली स्थान पे। दूसरा है गोवा, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी, यानी गोवा जो है पणजी से संबंधित है, तो यहाँ पर जो है आपको पणजी लिखना होगा। तीसरा है राजस्थान, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको जयपुर लिखना है तीसरा पे। चौथा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको भोपाल लिखना है। आठवां क्वेश्चन देखिए, गंगरेल बांध स्थित है। तो पहला ऑप्शन है गरियाबंद, दूसरा है धमतरी, तीसरा है महासमुंद, चौथा है बलौदाबाजार। सही आंसर है धमतरी, धमतरी में है गंगरेल बांध। नौवां देखिए, नींबू में कौन सा विटामिन होता है। पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है विटामिन डी। नींबू में जो है विटामिन सी पाया जाता है। सही आंसर है विटामिन सी। 10वां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ स्थित है। पहला है दुर्ग, दूसरा है बस्तर, तीसरा है बिलासपुर, चौथा है रायपुर। सही आंसर होगा रायपुर। ठीक है,
तो सही आंसर है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो ये जो है रायपुर में है। 11वां क्वेश्चन देखिए, 26 जनवरी को मनाया जाता है। पहला है शिक्षक दिवस, दूसरा है गांधी जयंती, तीसरा है गणतंत्र दिवस, चौथा है स्वतंत्र दिवस। सही आंसर है स्वतंत्र दिवस। ठीक है, तो 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे संबंधित ये भी आपको याद होना चाहिए कि 15 अगस्त को मनाया जाता है, तब याद रखना स्वतंत्रता दिवस। 12वां क्वेश्चन है, बालको एल्यूमिनियम प्लांट किस जिले में है? पहला है कोरिया, दूसरा है कोरबा, तीसरा है रायपुर, चौथा है बिलासपुर। तो सही आंसर है कोरबा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अभी लगातार पूछे जा रहे हैं। बालको एल्यूमिनियम प्लांट किस जिले में है? तो सही आंसर क्या है? कोरबा जिला। पैदल चलने वाले चालक को हमेशा सड़क पार करना चाहिए। पहला ऑप्शन है जेब्रा क्रॉसिंग देखकर, दूसरा है बिना देखे, तीसरा है दोनों ओर देखकर, चौथा है भीड़ को देखकर। तो सही आंसर है जेब्रा क्रॉसिंग देखकर। क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग देखकर जो है पैदल चलने वाले को पार करना चाहिए। ओके, 14वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा लोहे का भंडार है। पहला है राजनांदगांव, दूसरा है रायगढ़, तीसरा है बैलाडीला जो कि दंतेवाड़ा जिला में है, चौथा है कोरबा। सही आंसर है बैलाडीला कोरबा। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस साल बिल्कुल पूछे जाएंगे। ओके, 15वां क्वेश्चन देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़ने वाला मार्ग कहलाता है। यहाँ क्या बोला गया है? 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़ने वाला मार्ग। पहला है क्षेत्रीय मार्ग, दूसरा है राष्ट्रीय मार्ग, तीसरा है राज्य मार्ग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है राष्ट्रीय मार्ग। ठीक है, इसे जो है राष्ट्रीय राज्य मार्ग कहते हैं। 16वां क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? पहला है रावी, दूसरा है गंगा, तीसरा है सतलज, चौथा है चिनाब। सही आंसर आएगा सतलज नदी। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर बनाया गया है। ओके, 17वां क्वेश्चन है, वीर नारायण सिंह कहाँ के रहने वाले थे? पहला है सोनाखान, दूसरा है राजिम, तीसरा है दंतेवाड़ा, चौथा है सिरपुर। सही आंसर है सोनाखान। वीर नारायण सिंह सोनाखान के रहने वाले थे। 18वां क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है लुधियाना, दूसरा है जालंधर, तीसरा है अमृतसर, चौथा है चंडीगढ़। सही आंसर है अमृतसर। ठीक है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। 20वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल पूछे ही जाते हैं। पहला है सामरी पाठ, दूसरा है मैन पाठ, तीसरा है जारंग पाठ, चौथा है जमीरा पाठ। सही आंसर है मैन पाठ। छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पाठ को कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग प्रतीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज में जितने भी रंग होते हैं 3 रंग होते हैं और इन तीनों रंगों में से किसी न किसी एक रंग से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो पहला है सफेद रंग शांति का प्रतीक है, पहला है शांति का, दूसरा है हरियाली का, तीसरा है ऊर्जा का, चौथा है समृद्धि का। सही आंसर है शांति का। ठीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है। तो आपको जो है राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों की प्रतीक याद होना चाहिए। ओके, अब चलिए विज्ञान के प्रश्न को हल करते हैं। यदि आपको जवाहर उत्कर्ष योजना और एकलव्य विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रहा हो और अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का चयन जवाहर उत्कर्ष योजना या एकलव्य स्कूल में हो, तो आप dkpacademy.com से इसकी कोर्स जो है पूरे साल भर के लिए मात्र 499 रुपए में खरीद सकते हो और अपने बच्चे की सफलता निश्चित कर सकते हो। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, चलिए उसे दिखाते हैं। तो इस कोर्स में आपको जो है सब्जेक्ट वाइज जो है सारे विषयों के जो सब्जेक्ट है सारे विषयों के आपको वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं। देख सकते हो यहाँ पास अध्याय 1 का वीडियो लेक्चर, फिर अध्याय 1 से संबंधित क्यूज। प्रत्येक वीडियो लेक्चर के बाद जो है इसमें क्यूज दिया जा रहा है ताकि अच्छे से समझ में आए कि इस अध्याय से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो है आपको प्रत्येक सप्ताह जो है आपके बच्चे जितना पढ़े रहेंगे उतना अध्याय का जो है टेस्ट लिया जाएगा। पूरे महीने में जो है टेस्ट लिया जाएगा। आपको जो है पिछले 5 वर्षों के पेपर का सॉल्यूशन वीडियो दिया जाएगा और पिछले 5 वर्ष के पेपर का क्विज अभ्यास के लिए दिया जाएगा और साथ में आपको बहुत सारे मॉडल्स पेपर दिए जाएंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतना सब कुछ जो है आपको मिल रहा है मात्र
499 रुपये में। यदि आप निश्चित रूप से अपने बच्चों की सफलता चाहते हो तो यह कोर्स जरूर खरीदें और अपने बच्चों की सफलता दिलवाएं। पहला क्वेश्चन है, चींटियों की कितनी टांगें होती है? पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 2। सही आंसर है 6। ओके। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन है, बट जो इस साल पूछे जा सकते हैं उनको मैं बता रहा हूँ। तो पहला है 206, दूसरा है 306, तीसरा है 420, चौथा है 180। सही आंसर आएगा 206। डेंगू बीमारी किसके काटने से होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है कुत्ता, दूसरा है मच्छर, तीसरा है चींटी, चौथा है मक्खी। सही आंसर है मच्छर। ठीक है, मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी होती है। चौथा क्वेश्चन देखिए, खून में आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? पहला ऑप्शन है एनीमिया, दूसरा है बुखार, तीसरा है टाइफाइड, चौथा है खांसी। तो याद रखना, खून में आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी से होता है अनीमिया रोग। कौन सा होता है? अनीमिया। पांचवा क्वेश्चन है, ड्रोसेरा पौधा है? पहला है शाकाहारी, दूसरा है कीटभक्षी, तीसरा है मांसाहारी, चौथा है सर्वाहारी। तो आपको याद रखना है ड्रोसेरा क्या है। ड्रोसेरा जो है एक कीटभक्षी पौधा है जो कीड़े मकोड़े को खाता है। तो आपको ड्रोसेरा याद रखना है और कलशपादप याद रखना है। ठीक है, ये दोनों जो है कीटभक्षी पौधे हैं। छठवा देखिए, कुकुरमुत्ता है? पहला है कवक, दूसरा है पुष्प, तीसरा है शैवाल, चौथा है जीवाणु। कवक यानी कि छटनी। तो कुकुरमुत्ता क्या है? एक कवक है। ठीक है, याद रखना कुकुरमुत्ता एक कवक है। सातवां देखिए, चुंबकीय पदार्थ है? चुंबकीय पदार्थ यानी कि वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है। तो पहला है कांच, कांच जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। दूसरा है रुई, रुई भी जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तीसरा है रबड़, रबड़ भी चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चौथा है लोहा, लोहा जो है एक चुंबकीय पदार्थ है। लोहा जो है चुंबक की ओर आकर्षित होता है। आठवां देखिए, सूर्य के निकट का ग्रह है? पहला है शुक्र, दूसरा है बुध, तीसरा है बृहस्पति, चौथा है पृथ्वी। सही आंसर है बुध। ओके, तो सूर्य के निकट का ग्रह क्या है? बुध है। बुध जो है हमारा सही आंसर है। नौवां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का कारण है? पहला है ओजोन परत, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है ग्रीन हाउस प्रभाव। सही आंसर है ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। ओके। 10वां क्वेश्चन देखिए, प्राणवायु है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्राणवायु पहला है क्लोरीन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है फ्लोरीन, चौथा है ऑक्सीजन। सही आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है एक प्राणवायु है, यानी कि हमें जीवन देती है। कौन सी वायु? तो वो है ऑक्सीजन। 11वां क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? पहला है 36 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 37 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 38 डिग्री सेल्सियस, चौथा है 39 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। ये प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस साल अवश्य पूछे जाएंगे। ओके, तो क्या आएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। 12वां देखिए, क्या हर व्यक्ति के अंगूठे की छाप अलग अलग होती है? ठीक है, जो हमारे अंगूठे होते हैं इसकी जो ये छाप होती है, ये क्या हर व्यक्ति की अलग अलग होती है? पहला है हाँ, दूसरा है नहीं, तीसरा है हमेशा नहीं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा हाँ। ठीक है, हर व्यक्ति की जो अंगूठे की छाप होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 13वां क्वेश्चन, दूसरे जंतुओं से भोजन प्राप्त कर उन पर निर्भर रहने वाले जंतुओं को कहा जाता है? पहला है परजीवी, दूसरा है स्वजीवी, तीसरा है मांसाहारी, चौथा है शाकाहारी। सही आंसर है परजीवी। ठीक है, उसे हम परजीवी कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परजीवी। जो कभी ना समाप्त होने वाली अक्षय ऊर्जा है? पहला है गैस, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है सौर ऊर्जा, चौथा है बिजली। सही आंसर है सौर ऊर्जा। ठीक है, यानी कि सूरज की ऊर्जा ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, जो ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती उस ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा कहते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, दो सतहों के आपस में रगड़ने से उत्पन्न होती है? पहला है चिकनाहट, दूसरा है घर्षण, तीसरा है बल, चौथा है गति। सही आंसर है सही आंसर है घर्षण। ठीक है, जब हम दो सतह को आपस में रगड़ते हैं तब हमें घर्षण उत्पन्न होती है। जैसे कि अगर हम हाथ को रगड़ेंगे तो हमें क्या उत्पन्न होगा? एक घर्षण उत्पन्न होगा। ओके। 16वां क्वेश्चन देखिए, दर्पण में हमारा प्रतिबिंब हमेशा दिखता है? दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कैसे दिखता है? पहला है उल्टी दिशा में, दूसरा है सीधी दिशा में, तीसरा है तिरछी दिशा में, चौथा है बाएं दिशा में। इसका आंसर होगा आ, उल्टी दिशा में। ठीक है,
दर्पण में हमारा प्रतिबिंब जो है उल्टा दिखता है, हमारा दायां हाथ बायां हो जाता है और बायां हाथ दायां हो जाता है। ओके, 17वां क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। पहला है चंद्रमा, दूसरा है सूर्य, तीसरा है तारा, चौथा है हवा। सही आंसर है सूर्य। ठीक है, सूर्य से हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। 18वां क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। पहला है स्कर्वी, दूसरा है रतौंधी, तीसरा है बेरी, चौथा है रिकेट। तो याद रखना, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी रोग होता है, जो कि आंख की बीमारी है। इस रोग में हमें जो है रात के समय दिखाई नहीं देता। किसमें? रतौंधी बीमारी में। ठीक है, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। 19वां क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है सामान्य लेंस, चौथा है समतल लेंस। तो याद रखना, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है, अवतल लेंस का उपयोग होता है निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, वही दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ओके, और जरा दृष्टि दोष में द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। 20वां क्वेश्चन देखिए, वजन मापने की सबसे छोटी इकाई है। पहला है किलोग्राम, दूसरा है ग्राम, तीसरा है मिलीग्राम, चौथा है क्विंटल। सही आंसर है मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम जो है इन चारों में से सबसे छोटा इकाई है वजन को मापने का। अब आगे जो है हम गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, अब चलिए गणित के प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 48,567 में 5 का स्थानीय मान है। ओके, प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है 48,567। ठीक है, इसमें जो है हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए 5 है, ओके, इसका हमें स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पास लिखेंगे 5, और ये 5 के आगे जितना भी अंक है उतना 0 लगा देंगे। तो कितना बचा? कितना आया? तो आया 500। ओके, तो ये 500 जो है इस 5 का स्थानीय मान होगा। स्थानीय मान का मतलब होता है कि किसी संख्या के स्थान का मान, उसे स्थानीय मान कहते हैं। तो देखिए सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 3/2 - 1/6 का मान होगा। ठीक है, तो हमें जो है 3/2 - 1/6 करना है। ठीक है, इसे जो है घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 और 6 का लघुत्तम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 2 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे। तो देखिए 2 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा? तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 तिया 6, 3 एकम, ये 3 एकम 3, एक है तो एक ही होगा। तो ये होगा 2 × 3 यानी कि 6। ओके, तो 2 और 6 का लघुत्तम कितना आया? लघुत्तम आया 6। ओके, अब यहाँ लिखेंगे 6। ठीक, अब इस 2 से जो है इस 6 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 तिया 6, कितने बार में जाएगा भाग? 6 जो है 3 बार में। तो इस 3 के साथ जो है 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से भाग के 6 को कितना बार में गया? 3 बार में। उस 3 से जो है इस 3 का गुणा करेंगे, ये जो ऊपर 3 है इसके साथ। तो ये होगा 3 तियाई 9। ठीक है, बीच में है माइनस तो करेंगे माइनस। अब इस 6 से इस 6 को भाग करने पर कितना आएगा भागफल? 1 आएगा। 6 एकम 6, तो इस 1 के साथ में 1 का गुणा करेंगे। ओके, जो भी भागफल आएगा ना इसको भाग देने के बाद उसका गुणा जो है इसके ऊपर वाले संख्या के साथ करते हैं। तो 1 एकम 1, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। तो यहाँ आएगा 8/6। ठीक है, अब 8/6 है, इसे जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि सरलतम रूप में कर लेते हैं। तो सरलतम रूप में करने के लिए क्या करते हैं? अंश और हर दोनों में समान संख्या से भाग करते हैं। तो चलिए इसके अंश और हर दोनों में 2 का भाग करते हैं। तो 8 को 2 से भाग करने पर कितना आएगा? 4 आएगा, और 6 को 2 से भाग करने पर कितना आएगा? 3 आएगा। तो हमारा आंसर हुआ 4/3। ओके, तो हमारा आंसर क्या हुआ? 4/3। तो देखिए सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही आंसर है, 4/3। ओके, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी इकाई सबसे बड़ी है? पहला है मीटर, दूसरा है किलोमीटर, तीसरा है सेंटीमीटर और चौथा है डेसीमीटर। तो याद रखना किलोमीटर जो है इनमें से सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन, 15,507 की पूर्ववर्ती संख्या है। क्या बोला गया है? 15,507 की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है इस संख्या से जस्ट पहले की संख्या। तो हम पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? दिए हुए संख्या में 1 घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं।
7 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा 6, यहाँ होगा 0, ये 5 और ये 15। ठीक है, तो हमें प्राप्त हुआ 15,506। ये जो है 15,507 की पूर्ववर्ती संख्या होगा। तो देखिए सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही आंसर है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, 27 का गुणनखंड है। ओके, क्या बोला गया है, 27 का गुणनखंड क्या है। ओके, तो चलिए इसका जो है गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 1 से जो है स्टार्ट करेंगे भाग देना, और भाग दे करके देखेंगे कि 27 जो है किस किस से भाग जाता है। तो हमें जो है ये प्रोसेस जो है 27 के आधा यानी कि 14 तक जो है भाग करके देखना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो 1 से देखिए, 1 से जो है 27 भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो 1 से भाग जाएगा। ओके, 2 से देखिए तो 2 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 2 के पहाड़ा में 27 नहीं आएगा। 3 के में देखिए तो 3 नियम होता है 27, तो 3 के पहाड़ा में जो है 27 आएगा। 4 के पहाड़ा में देखिए 4 सत्ते 28 होता है, जो कि 27 नहीं आएगा। ओके, 5 के में भी 27 नहीं आएगा। 6 के में भी 27 नहीं आएगा। 7 के में भी 27 नहीं आएगा। 8 के में भी 27 नहीं आएगा। 9 के में देखिए 9 तिया 27 होता है। ओके, ये 3 है, तो 9 के पहाड़ा में भी 27 आता है, तो 9 से भी भाग जाएगा 27 जो है। 10 के में 10 से भी भाग नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 14 से भी नहीं जाएगा। अब आधा के बाद जो है डायरेक्ट उसी संख्या से भाग जाएगा, किसे, 27 से। तो देखिए 27 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1, 3, 9 और 27, ये जो है 27 के गुणनखंड होंगे। ओके, तो देखिए सही उत्तर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। अब देखिए 6वां क्वेश्चन, जो कोण 90 अंश से कम माप के होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो याद रखना, जिस भी कोण का मान 90 अंश से कम होता है उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ओके, अब देखिए 7वां क्वेश्चन, 10 घंटे 50 मिनट 25 सेकेंड में से 4 घंटे 20 मिनट 25 सेकेंड को घटाओ। ठीक है, क्या बोला गया है, 10 घंटे 50 मिनट और 25 सेकेंड, इसमें से जो है हमें 4 घंटे, तो घंटे को घंटे के नीचे लिखना है 4 घंटे, मिनट को मिनट के नीचे लिखना है, यहाँ होगा 20 मिनट और 25 सेकेंड, इसे जो है घटाना है। ठीक, तो चलिए घटाते हैं। तो देखिए 25 सेकेंड है, 5 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 0, 2 में से 2 घटाएंगे बचेगा 0, यानी कि 0 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए 50 माइनस 20 करेंगे, 0 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 0, 5 में से घटाएंगे 2 बचेगा 30, तो ये होगा बचेगा 3, तो ये होगा 30 मिनट। ठीक, अब 10 में से घटाएंगे 4 तो बचेगा 6, तो ये होगा 6 घंटे 30 मिनट 0 सेकेंड, तो 0 को छोड़ देंगे तो होगा 6 घंटे 30 मिनट। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6 घंटे 30 मिनट। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, अभाज्य संख्या को पहचान कर लिखो। ओके, तो यहाँ पास बहुत सारे नंबर हैं, 4 है, 9 है, 17 है, 27 है और 33 है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 1 से और खुद से भाग जाती है उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो वह संख्या जो है अगर 1 से भाग जाएगी और खुद से, तब तो अभाज्य संख्या है, नहीं तो वो भाज्य संख्या होगा। तो देखिए 4 जो है 1 से भाग जाएगा और 2 से भी भाग जा रहा है ना, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। वैसे 9 को देखिए, 9 जो है 1 से भाग जाएगा और 3 से भी भाग जाएगा, इसका मतलब 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 17 को देखिए, 17 जो है 1 से भाग जाएगा और किससे भाग जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा और डायरेक्ट जो है केवल 17 से ही भाग जाएगा। ठीक है, तो 17 क्या है आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि 17 जो है 1 से और खुद से भाग जा रहा है। आगे 27 को चेक करते हैं। तो 27 जो है 1 से भी भाग जाएगा और 3 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, यानी कि 27 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। वैसे 33 को देखिए, 33 जो है 1 से भाग जाएगा और 11 से भी भाग जाएगा, 11 तिया 33 होता है और 33 से भाग जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 17। ये 17 जो है ये अभाज्य संख्या है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, यदि एक पुस्तक का मूल्य 8 रुपये है तो 96 रुपये में कितने पुस्तकें खरीदी जा सकती है। ठीक है, हमें जो है एक पुस्तक का मूल्य दिया हुआ है कितना, 8 रुपये, तो 96 रुपये में कितने पुस्तक खरीदी जा सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, 96 को 8 से भाग कर देंगे। ठीक है, चलिए भाग करते हैं। 8 है कम 8, घटाएंगे बचेगा 1, 16, 8 दूनी 16,
तो कितने पुस्तकें आएंगे? 12। ठीक है, जो भागफल आया यही हमारा आंसर है। तो 96 रुपये से 12 पुस्तकें खरीदी जा सकती है। देखिए दूसरा ऑप्शन जो है हमारा सही है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, रमेश अपने बचत खाते में प्रति माह 550 रुपये जमा करता है, बताओ 4 वर्षों में वह कितने रुपए जमा करेगा। ओके, तो देखिए क्या बोला गया है, रमेश जो है अपने बचत खाते में प्रति माह कितना रुपए जमा कर रहे हैं? 550 रुपये जो है जमा कर रहा है। ओके, तो प्रति माह जमा कर रहा है कितना? 550 रुपये प्रति माह जमा कर रहा है, 550 रुपये। ठीक है, बताओ 4 वर्षों में वह कितने रुपए जमा करेगा। तो यहाँ पास क्या बोला गया है? 4 वर्षों में। ठीक है, तो 4 वर्ष है तो पहले वर्षों से जो है हम माह निकाल लेते हैं कि 4 वर्ष में कितने माह होंगे, क्योंकि हमें प्रति माह कितने रुपए जमा होगा वो जो है निकालना है। तो क्या करेंगे, हम वर्ष को जो है माह में बदलेंगे। तो 1 वर्ष में कितना माह होते हैं? तो 1 वर्ष में होते हैं 12 माह। ठीक है, तो जब 1 वर्ष में 12 माह होते हैं तो 4 वर्ष में कितना माह होंगे? तो 4 वर्ष में होंगे 12 × 4 माह, 36, 12 चौक होगा 48। ओके, तो 12 चौक 48 माह। ठीक है, तो 4 वर्ष में होगा 48 माह। ओके, अब देखिए 1 माह में जमा कितना कर रहा है? 550 रुपये। तो 48 माह में जमा कितना करेगा? तो यहाँ करेंगे 48 × 550। चलिए इसका जो है गुणा कर देते हैं। तो 0 से गुणा करने पर होगा 0 0। ठीक है, 5 से गुणा करने पर 5 8 40 की शून्य, हासिल आएगा 4, 5 चौक 20, 20 और 4 होगा 24। ठीक है, अब 2 शून्य काटेंगे, 5 8 40 की शून्य, हासिल आएगा 4, 5 चौक 20 और 4 24। ठीक, इसे जो है जोड़ देते हैं 0 0, यहाँ 4 4 और 2 6 और ये 2, तो हमें प्राप्त हुआ 26,400 रुपये। ओके, यानी कि 5 वर्ष में रमेश कितना जमा करेगा? तो रमेश जो है 26,400 रुपये जमा करेगा। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 26,400 रुपये। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, जिन त्रिभुजों की सभी भुजाएं समान लंबाई होती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है न्यून कोण त्रिभुज और चौथा है विषमबाहु त्रिभुज। तो याद रखना, जिन त्रिभुजों की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे जो है समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु यानी कि समान भुजा। ओके, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 12, मेरे पास 4 सही 3/5 रुपये है और मैंने 3 सही 1/5 रुपये खर्च कर दिए, अब मेरे पास कितने रुपए शेष बचे हैं? ओके, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए मेरे पास कितने रुपए है? तो मेरे पास रुपए हैं 4 सही 3/5, 4 सही 3/5 रुपये। ठीक है, और मैंने खर्च कितने किया? तो मैंने खर्च किया है, खर्च को यहाँ लिख देते हैं, खर्च किया है 3 सही 1/5 रुपये। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो है इसे हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, 5 का गुणा होगा 4 के साथ, तो 5 × 4 प्लस होगा ये 3 और बटे होगा 5। ठीक है, तो ये आएगा 5 चौक 20, 20 और 3 होगा 23, तो होगा 23/5। ओके, वैसे खर्च का भी इसको भी जो है हम विषम भिन्न में पहले बदल लेंगे, तो ये होगा 5 × 3 प्लस 1/5। तो इसका मान आएगा 5 × 15 और 1 16, तो ये होगा 16/5। ठीक है, अब हमें जो है हमारे पास कितने रुपए शेष बचे वो जो है निकालना है। तब हम जो हमारे पास कुल रुपए थे इसमें से जो है खर्च वाले रुपए को घटा देंगे, यानी कि 23/5 माइनस करेंगे 16/5। ठीक, तो चलिए इसे जो है घटाते हैं। तो इन दोनों का लघुत्तम आएगा 5, क्योंकि 5 ही है, तो यहाँ होगा 23 - 16। तो देखिए, तो 23 - 16 करने पर प्राप्त होगा हमें 7, तो यहाँ आएगा 7/5। ठीक है, अब देखिए हमें जो है जो उत्तर है हमारा वो जो है हमें मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, तो इसे भी हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। उसके लिए जो है 7 को 5 से भाग करेंगे। तो चलिए करते हैं, 5 एकम 5 घटाएंगे बचेगा 2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1, जो भागफल है उसको लिखते हैं सामने में, ऊपर में लिखते हैं शेष फल को, ये जो है 2 हमारा शेष फल है और नीचे में रहेगा भाज्य। तो ये आएगा 1 सही 2/5, ये जो है हमारा उत्तर होगा। ठीक, तो देखिए सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है, 1 सही 2/5। अब देखिए 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भिन्न 2/3 के तुल्य नहीं है? ओके, तो हमें जो है देखना है कि कौन सा भिन्न 2/3 के तुल्य नहीं है। ठीक, तो देखिए 2/3 है, इसके साथ अगर हम 2 का गुणा करेंगे अंश और हर दोनों में, ओके, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 दूनी 4
और 2 तिया 6। तो हमें जो है पहला वाला मान प्राप्त हो गया, यानी कि पहला वाला मान जो है 4/6 ये हमारा तुल्य भिन्न होगा। ठीक, अब फिर से 2/3 में जो है इसके अंश और दोनों में 3 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। तो हमें जो है ऑप्शन नंबर 2 प्राप्त हुआ 6/9। अब फिर से जो है 2/3 के साथ जो है इसके अंश और दोनों में जो है 4 का गुणा करेंगे तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो हमें जो है ऑप्शन नंबर 3 का उत्तर प्राप्त हुआ। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है 8/12 ये भी तुल्य भिन्न है। ठीक है, अब चलिए हमारा 2/3 के साथ जो है 5 और 5 का देखते हैं गुणा करके, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 प्राप्त हुआ। जबकि ऑप्शन नंबर 4 में क्या है 4/3 है, तो ऐसा हमें कोई भी मान जो है प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2/3 के जो है तुल्य भिन्न 4/3 नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 4/3। अब देखिए 14वां क्वेश्चन, निम्न आकृति का परिमाप होगा। हमें जो है इस आकृति का परिमाप निकालना है। यहाँ एक आयत बना हुआ है, नीचे का मान है, इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। हमें जो है इसका परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 2 इंटू लंबाई कितना है? लंबाई है 6 प्लस चौड़ाई है 3। तो हमें प्राप्त होगा 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी कि 9। तो 9 दूनी 18। तो हमें प्राप्त होगा 18 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा उत्तर होगा 18 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा चौथा आंसर जो है सही है 18 सेंटीमीटर। अब देखिए 15वां क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग है। ठीक है, हमें जो है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की ही सबसे छोटी संख्या का योग निकालना है। तो देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा? 4 अंकों की बड़ी संख्या होगा, हम क्या करेंगे 4 बार जो है 9 लिख देंगे। तो ये होगा 9 9 9 9, ये होगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और अब जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे। तो 4 अंकों की छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा? 1 लिखने के बाद जो है 3 बार लगा देंगे 0। ये होगा 4 अंकों की छोटी संख्या, इसे जो है जोड़ देते हैं। तो 9 और 0 होगा 9, 9 और 0 होगा 9, 9 और 0 होगा 9, 9 और 1 होगा 10। तो हमें प्राप्त हुआ 10,999। ठीक, तो हमारा आंसर होगा 10,999। देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। अब देखिए 16वां क्वेश्चन, मोहन प्रतिदिन 250 मिलीलीटर दूध पीता है, बताओ वह 4 दिन में कितने लीटर दूध पिएगा। ओके, तो एक दिन में कितना दूध पीता है? तो एक दिन में जो है दूध पीता है 250 मिलीलीटर। ठीक है, तो 4 दिन में कितना दूध पिएगा? तो यहाँ पर जो है 250 इंटू 4 कर देंगे। देखिए 4 शून्य 0, 4 पंचे 20 के शून्य, हासिल आएगा 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। तो आएगा 1000 मिलीलीटर। ठीक है, और 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, तो याद रखना 1000 मिलीलीटर बराबर क्या होता है? 1 लीटर होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे ऑप्शन में क्या है? पहला ऑप्शन है 1000 मिलीलीटर और दूसरा है 1 लीटर और तीसरा ऑप्शन है आ एवं बा दोनों सही। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर जो है आ और बा दोनों सही होगा। ओके, अब चलिए 17वां क्वेश्चन को देखिए, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो याद रखना एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 365 दिन। अब देखिए 18वां क्वेश्चन, त्रिभुज का परिमाप बताओ जिसकी भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होती है? तीनों भुजाओं का योग जो है ये त्रिभुज का परिमाप होगा। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग को कहेंगे त्रिभुज का परिमाप। तो चलिए देखते हैं, तो क्या होगा 6 प्लस 8 प्लस 10, तो ये होगा 10 और 8 18, 18 और 6 24। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा 24 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 24 सेंटीमीटर। अब चलिए 1900 प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पास है 67.89 को जो है भाग करना है 10 से। ठीक है, तो चलिए भाग करते हैं। 10 छक्का होगा 60, घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 60, 7। ओके, यहाँ पास जो है दशमलव है तो यहाँ लग जाएगा दशमलव। अब यहाँ 8 को उतारेंगे, 10 सत्ते होगा 70। ठीक है, घटाएंगे यहाँ बचेगा 8। अब इस 9 को उतारेंगे,
10 अट्ठे होगा 80, यहाँ पास 9 को उतारेंगे, यहाँ पास जो है एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पास 9 बचेगा, यहाँ एक जीरो लग जाएगा क्योंकि दशमलव लगा हुआ है, तो 10 निया होगा 90। तो हमारा सही आंसर होगा 6.789। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही आंसर है। अब देखिए 20वां क्वेश्चन, एक परिवार के 5 सदस्यों की मासिक आय क्रमशः 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये एवं 1900 रुपये एवं 3000 रुपये है। तो परिवार के सदस्यों की औसत आय क्या होगी? तो जहाँ भी औसत आय निकालना होगा वहाँ पर क्या करेंगे, हम औसत का फार्मूला से जो है निकालेंगे। तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो चलिए यहाँ पर जो है जितने भी आंकड़े हैं सबको जोड़ते हैं। तो पहला है 1500, फिर है 2000, फिर है 2500, फिर है 1900, फिर है 3000, ठीक। और बटे होगा आंकड़ों की संख्या, तो कितनी है 1 2 3 4 5, तो बटे होगा 5। तो चलिए इन सबको पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ है 1500, 2000, 2500, 1900 और है 3000, ठीक है। तो यहाँ होगा जीरो, यहाँ भी आएगा जीरो, 5 और 5 10, 10 और 9 19 की 9, हासिल आएगा 1, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 और 2 6, 1 7, 8 9 10। ओके, तो हमें प्राप्त हुआ 10,900, ठीक है। ये जो है आंकड़ों का योग हुआ 10,900, ठीक है। अब क्या होगा 10,900 बटे 5 होगा, तो 10,900 को जो है 5 से भाग कर देंगे। तो चलिए 10 यहाँ पास भाग करते हैं, 10,900 को 5 से भाग, ठीक है। तो 5 दूनी होगा 10, 10 जो है कैंसल। अब जो है 9 को यहाँ उतारेंगे, तो 5 एकम 5, घटाएंगे बचेगा 4। अब इस शून्य को यहाँ उतारेंगे तो होगा 5 अट्ठे 40, यहाँ उतारेंगे इस शून्य को तो 5 शून्यम शून्य। तो हमें प्राप्त होगा, भाग देने पर कितना आएगा, तो भाग देने पर आएगा 2180, ठीक है। तो ये जो है औसत आय होगा। ओके, तो परिवार के सदस्यों की औसत आय कितना है, 2180 है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। ओके, तो हमने जो है गणित के सारे प्रश्नों को हल किया है।